हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या है? तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर प्रियम्बल को ऐसे समझिए जैसे हम कोई बुक लेते हैं और बुक के स्टार्टिंग का जो प्रीफेस होता है जिसमें बताया जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें बताया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कि आखिर भारत के लोगों को संविधान निर्माता किस तरह का भारत देना चाहते हैं। समय समय पर जब भी कभी कहीं समस्याएं आई, डिस्प्यूट हुए हैं या किसी तरह के राजनीतिक व्यवधान पैदा होने लग गए हैं इस बात को लेकर के कि आखिर हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से एक ताले को खोलने का काम एक चाबी करती है, उसी तरह से संविधान की जो कठिनाइयां हैं, जटिलताएं हैं, या जब कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का भारत देना चाहता है, किस तरह से लोगों का विकास करना चाहता है, तो वहाँ पर प्रियम्बल से पता चलता है कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और इसके अलावा यहाँ से पता चलता है कि भारत की जो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पर क्रमवार देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रियम्बल क्या है तो बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि संविधान का परिचय, कि इससे हमें पता चलता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिलीवर करना चाहता है। सेकेंडरी अगर हम यहाँ देखें कि क्या संविधान का ये हिस्सा है, तो यस बिल्कुल, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात तय हो चुकी, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में ये बात तय की है। क्योंकि जब मुद्दा यह आएगा क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और प्रियम्बल में इस तरह का अमेंडमेंट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जबकि प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया, जिसमें था सोशलिज्म, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता जिसे इंग्लिश में हम सेकुलरिज्म कहते हैं, और है अखंडता, अर्थात ये देश एकजुट रहेगा, टूटेगा नहीं। इसकी इंटीग्रिटी की बात करते कि इंटीग्रेटेड रहेगा, टूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए मैं अगर आपके सामने सीधा सीधा ये बताऊं कि यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जस्टिस किस तरह से किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा। देन इसके अलावा सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको आगे बढ़ने के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए प्रियम्बल में कैसे इससे पता चलता है कि प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले तो ये पता चलता है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको बनाया है आफ्टर 1947 का 15 अगस्त 1947 के बाद से वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी। वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर नहीं थी। इट मीन्स इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, वो अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। फिर आता है समाजवादी। समाजवाद क्यों, और ये वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर, हम देखते कब शामिल किया है 1976, जबकि अगर हम देखते हैं हमारे आज़ादी के आंदोलन को तो वहीं से समाजवाद की शुरुआत हो गई थी। गांधी ने भी इस चीज़ को काफ़ी मतलब जब गांधीयन फिलॉसफी हम देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित है। और नेहरू की जो दर्शन था, नेहरू के जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, वो भी यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और देखिए भारत माना जाता था जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी पहले जहां भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आके जिस तरह से इसके जो रिसोर्सेज थे उनको ड्रेन किया, और वो ड्रेन करके ब्रिटेन के लेके चले गए। तो जो सोने की चिड़िया थी जब अंग्रेज जा रहे थे तब ये देश एक गरीब देश की पहचान रखता था। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि सरकार ना केवल सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करे, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ करके काम करे। तो सरकार ने जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी, जिसे कि उस समय
प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। और जहाँ पे लोग गरीब हों, जिनके पास परचेसिंग पावर बहुत कम हो, ऐसे में कैसे वो बड़े ह्यूज लेवल पर प्लांट्स बनाते या इन्वेस्टमेंट करते। वहाँ सरकार ने बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज लगाई, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, और भी न जाने अलग अलग कितनी सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ने मिल करके इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट की। तो इसलिए भारत को कहा जाता है ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ पे गवर्नमेंट ना केवल लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखती है, बल्कि एजुकेशन भी देती है, ट्रांसपोर्टेशन भी सरकार प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा जॉब्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कंपनीज खोल के, फैक्ट्रीज खोल करके। तो इसलिए इस देश को कहा जाता है कि ये एक समाजवादी देश है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट इसी तरह का होगा कि किस तरह से भुखमरी गरीबी दूर करे। तो भारत ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया। फिर हम पंथनिरपेक्षता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो भारत में सरकारी तौर पर देश का कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि भारत ने सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस दे रखा है। और उस पर भी एक और बात की जाए कि भारत में माइनॉरिटीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता है। भारत में लगभग इस वक्त करीब करीब 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें कि जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, राइट, पर्सियंस हैं, और इन सभी लोगों को माइनॉरिटी का, और मुस्लिम्स, इन सभी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। सबसे लेटेस्ट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड किया था वो था जैन कम्युनिटी, राइट फ्रेंड्स। देन लोकतांत्रिक गणराज्य की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक से तात्पर्य यहाँ क्या देखा जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी सरकार हो वो चुनी हुई सरकार हो, और वो सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी? लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। और वो काम किसके लिए करेगी? लोगों के लिए काम करेगी। हालांकि ये बहुत पहले से इस तरह की एक डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, लेकिन ये आज भी इसका सिग्निफिकेंस कहीं से कम नहीं हुआ। तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। और फिर आता है कि इंडिया एक रिपब्लिक भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है, अर्थात इस देश का जो राष्ट्रपति है, वो कोई राजा नहीं है, बल्कि लोगों के द्वारा चुना गया एक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि इस देश का नेतृत्व करता है, राइट। तो प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं हमारे। देन अगर इसके अलावा देखें तो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो भारत में इस तरह के कानून बनाए गए हैं जहां पे ना तो जेंडर के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया था, और रिलीजन के बेस पे गवर्नमेंट ने अपना कोई भी एक रिलीजन नहीं, उसने सभी को इक्वली ट्रीट करती है। तो सभी के रिलीजन को इक्वल यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। देन आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सेम यही बात है कि कास्ट, कम्युनिटी, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। अगर आप बैंक में जाते कोई लोन लेने तो इस आधार पर नहीं करेंगे कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, इन आधारों पर नहीं किया जाता, बल्कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सकें। और जहाँ राजनीतिक न्याय की बात आती है तो भारत में प्रत्येक 18 साल से ऊपर के जितने भी युवा हैं वो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं वोट देने के लिए। इट मीन्स वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो भारत में यहाँ पर वयस्क मताधिकार दिया गया है। और यह इतना ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो चुनावी जो राजनीति उसका हिस्सा बन सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जा सकता है, या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे भी वो अगर चाहे तो एमएलए, एमपी जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। तो यहाँ सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। देन फिर आता है कि विचार, इट मीन्स हमारे आइडिया, अभिव्यक्ति। तो अगर हमारे पास किसी भी तरह का, तो हमें स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच की बात की जाती जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो भारत में न केवल प्रेस की स्वतंत्रता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को किताबों में लिख के की व्याख्यान देने की, हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि अगर वो गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती है जब तक कि वो देश के स्वाभिमान और सम्मान को चोट ना पहुंचाए या फिर समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली बातें ना करें। तब तक उन्हें हर तरह से, पूरी तरह से छूट है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तभी होते हैं जबकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध प्रभावित होने लग जाते हैं, तब है। तो सभी व्यक्तियों को आज़ादी है। उसी तरह से धर्म, विश्वास और उपासना की भी सभी लोगों को आज़ादी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं, और जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज़ हैं उन सभी बातों को यहाँ लिखा गया है।
जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, मतलब सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज़ के लिए। देन इसके अलावा यहाँ एक और बड़ी बात की गई है, वो कहा गया है कि यहाँ देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जब कहा जाता है देश सेकुलर है, तो यहाँ किसी एक रिलीजन को, एक लैंग्वेज को, एक कास्ट को वरीयता नहीं दी जाती है, जबकि सभी लोगों को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सभी को एक समान माना जाता है। और ये जो बात है, हम इसे अखंडता को ऐसे भी जोड़ते हैं कि भारत में अगर हम बात करें तो आज की डेट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस लगभग 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया भारत में, जैसे नेपाली, डोंगरी, संथाली, राइट। तो इस तरह की भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और बोडो जैसे 2-3 जिलों में बोली जाने वाली भाषा आसाम के, उनको भी शामिल। इट मीन्स ताकि ये देश एकजुट बना रहे। और इस तरह की स्थितियां पैदा हुई भी थी 1953 में, जब भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। और वहाँ से ही हमारे देश के राजनेताओं ने समझा इस बात को, और उन भाषाओं को लगातार संविधान की ए शेड्यूल में शामिल करते गए, ताकि ये देश बना रहे, लोगों में जो भाईचारा, बंधुत्व है, वो बना रहे। राइट फ्रेंड्स, तो चाहे हम वहाँ समाजवाद की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, या फिर अखंडता की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और सरकार अपनी पॉलिसीज़ बनाते वक्त प्रियम्बल में दिए गए जो फिलॉसफी है, इसका पूरा ध्यान रखती है। तो जो बातें मैंने आपको यहाँ समझाई, लगभग यही सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे, जब इसको एक्सप्लेन करने की बात आती है तो वही होती हैं। अब यहाँ देखते हैं तो पता चलता है, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी, कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत की सरकार का नेचर कैसा है, किस तरह का गवर्नेंस यहाँ पर किया जाता है, तो उस गवर्नेंस का नेचर कैसा है। तो देखिए यहाँ पता चलता है कि किस तरह का यहाँ पर एक संप्रभु अर्थात सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और एक रिपब्लिक। तो इस तरह की व्यवस्था करता है। और संविधान को पावर किससे मिलता है, किससे अधिकार मिलता है, तो वो मिलता है जब हम कहते हैं हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, तो भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से इसको शक्ति मिलती है। और अगर संविधान के उद्देश्यों की बात करें, तो यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करना इस प्रियम्बल में बताया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य, इस देश का उद्देश्य है। और साथ ही लागू होने के बारे में बताया जाता है कि कब से ये संविधान लागू हो रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल में जब लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इनैक्ट करते हैं, तभी से लागू करते हैं इसको। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ, बट जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इसके, वो सारे 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो चुके थे। और ये जो तारीख है 26 नवंबर, इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के तौर पे भारत में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी जहां गणतंत्र दिवस के तौर पे, रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, वहीं 26 नवंबर मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हमने ये देखा, और जो बातें हमने अभी आपसे बातें की, तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को डिटेल में और बताया गया है कि संप्रभुता क्या होती है। तो भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, अपने निर्णय स्वयं लेता है। समाजवादी क्या होता है, तो यहाँ पर बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल करके जहाँ काम करते हैं, उस तरह की व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, तो जिसे समाजवादी देशों से ग्रहण किया गया, जैसे यूएसएसआर से। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का सीधा सीधा अर्थ है कि भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी को इक्वल उनको ट्रीट किया जाता है, इक्वल उनको सम्मान दिया जाता है।